हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, YouTube ने मेरा ये चैनल मोनेटाइज करने से मना कर दिया है, इसलिए मैंने एक नया चैनल बनाया है और उसकी लिंक कमेंट में दी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। मैं इस चैनल पर ग्लोबल फ्रीज पहले की तरह लगातार पोस्ट करता रहूंगा। आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक्स। चैप्टर 2485 दी टीम स्ट्रेंथ 1। आखिरकार झुरोंग लोगों को समझ आ गया कि ये भयानक तबाही आखिर कहां से आई है। उनके लिए सब कुछ बेहद असामान्य और चौंकाने वाला था, क्योंकि उनकी नजर में 6 जनरेशंस सबसे कमजोर रेस थी। इस बात में झंग यी ने उन्हें एक तरह से गलत समझा था, क्योंकि उन्होंने हुएक्सू किंगडम पर बिना जांच के हमला नहीं किया था, लेकिन उनकी जांच कुछ ज्यादा ही पहले कर ली गई थी। अगर यह हमला 1 साल पहले हुआ होता तो झंग यी के लिए उनसे निपटना वुलुयन एम्पायर से भिड़ने से भी ज्यादा सिरदर्द होता, क्योंकि वुलुयन एम्पायर उनके बीच एक विशाल समुद्र से अलग था, जबकि झुरोंग क्लैन सीधे मैग्मा को नियंत्रित करके उनके ज्यादातर शहर तबाह कर सकता था। इसके अलावा इंडिविजुअल डिस्ट्रक्टिव पावर के मामले में भी झुरोंग क्लैन वुलुयन क्लैन से कहीं आगे था। दुर्भाग्य से वे बहुत देर से आए। सिर्फ 1 साल में हुएक्सू किंगडम के लोग उस ताकत तक पहुंच चुके थे जिसे झुरोंग क्लैन समझ भी नहीं सकता था। नहीं, सही मायने में कहें तो झंग यी की पूरी टीम की स्ट्रेंथ अब धरती पर मौजूद पूरी ह्यूमैनिटी की समझ से भी बाहर जा चुकी थी। जंग के पहले ही मिनट में बिना तैयारी के ज़हू रोंग क्लैन को आउटर लावा रिवर एरिया में झंग यी की पूरी तरह तैयार सेना के भीषण हमले झेलने पड़े। सिर्फ सुपर बैटलशिप्स और मैकेनिकल लीजन्स के दम पर एक ही मिनट में ज़हू रोंग क्लैन के 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन जैसे ही उन्हें असलियत का एहसास हुआ, ज़हू रोंग क्लैन के सारे ताकतवर सदस्य पूरे लावा रिवर रीजन में प्रकट हो गए और जंग में कूद पड़े। इप्सिलॉन लेवल के दर्जन भर ज़हू रोंग वॉरियर्स, जिनके शरीर पर क्रिम्सन पैटर्न्स वाला विशाल आर्मोर था, लावा रिवर के दूसरे किनारे से दहाड़ते हुए सामने आए और उन्होंने भयानक एलियन एनर्जी छोड़ी। मैग्मा हजारों मीटर लंबे जहरीले ड्रैगन में बदल गया और मैकेनिकल लीजन पर टूट पड़ा। लेकिन हवा में गिरते ही वो आग की बारिश फ्रंट लाइन को ढकने वाली सुपरनैचुरल शील्ड वॉल्स में समा गई। आग की बारिश सफेद भाप में बदल गई, जिसे हीट वॉल्व्स ने फिर से निगल लिया और वही उनकी एडवांस का ईंधन बन गई। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स सुपर पावर्स के प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनमें बिल्ट इन एंटी सुपर पावर शील्ड होते हैं। हर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की सिंगल कॉम्बैट स्ट्रेंथ कम से कम कैप्टन लेवल की होती है। ये भले ही अब पुराना पैमाना हो, लेकिन 9000 से ऊपर स्कोर वाले इनह्यूमन से निपटने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब ढीले पड़ने लगे हैं। झंग यी ने शुरुआत से लेकर अंत तक कोई मूव नहीं किया। वो अदृश्य ही रहा, हवा में स्थिर होकर बैटलफील्ड पर हो रही हर चीज को ठंडे दिमाग से देखता रहा। लेकिन उसके शरीर पर डीमन गॉड आर्मोर का कोर फर्नेस पहले ही जलने लगा था। डार्क गोल्ड आर्मोर के किनारे रात की तरह गहरे थे और दोनों कंधों के सिरों पर ट्रांसलूसेंट लाल जियोमेट्रिक रिंग्स उभर आए थे, जैसे कोई छिपा हुआ लाल ड्रैगन हो। आर्मोर के नीचे बारीक एनर्जी लाइंस तुरंत चमक उठीं और एक बहता हुआ कॉस्मिक मैप बन गया, जिसमें सूरज, चांद और तारे शांति से घूम रहे थे। वो झुरोंग क्लैन के किसी ट्रूली पावरफुल मेंबर के सामने आने का इंतजार कर रहा था। झुरोंग क्लैन के 3 व्हाइट नाइट्स 3 अहम इलाकों में तैनात थे और पूरा झुरोंग किंगडम जियांगनन रीजन से भी बड़ा था। इस जगह पर हमला करने की वजह यही थी कि ये बाकी 2 इलाकों से काफी दूर थी। दूसरे इलाकों से रीइंफोर्समेंट्स को पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगना था। अब सवाल यह था कि यहां के व्हाइट नाइट्स क्या अपने पूरे क्लैन को मरते हुए देखते रहेंगे या फिर बाहर निकलकर इन्वेडर्स को सजा देने आएंगे।
और इस तरह झंग यी को उन्हें एम्बुश करके मारने का मौका देंगे। झंग यी हल्के से मुस्कुराया। सब समझ रहे थे कि क्या चल रहा है, बस ये देखना था कि सबसे पहले किसका धैर्य टूटता है। वैसे भी झंग यी के पास स्पेशल एबिलिटीज थी जिनसे वो हमला भी कर सकता था और बचाव भी, यानी वो जन्मजात रूप से इनविंसिबल था। झंग यी भले ही परछाइयों में छिपा था, लेकिन उसके आसपास मौजूद सोल्जर्स पहले ही आगे कूद चुके थे और डरावनी काली रोशनी और सायों की धाराओं में बदलकर जमीन की ओर झपट पड़े थे। झंग यी की कोर टीम के सभी मेंबर्स डीमन गॉड आर्मोर पहने हुए थे। शुरुआत में ये आर्मोर कैंग्यून क्लैन के मारे गए 10 डीमन गॉड्स के शरीरों से बनाया गया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स की वजह से लू केरन ने कैंग्यून क्लैन की तकनीक को पूरी तरह समझ लिया था। उसने अंकल यू, लाइंग युए, झू क्या और बाकी लोगों के लिए अलग अलग डीमन गॉड आर्मोर टेलर करके तैयार किए थे। सिर्फ आर्मोर की ताकत ही बीते जमाने के 10 डीमन गॉड्स के बराबर थी और 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इनके लिए कुछ भी नहीं था। डीमन गॉड आर्मोर पहनने के बाद लाइंग युए और बाकी सभी की एवरेज कॉम्बैट पावर 30,000 से ऊपर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले अंकल यू जमीन पर उतरा। इस साइबोर्ग का विशाल शरीर पहाड़ की तरह मजबूत था। एप्सिलॉन रियल में पूरी तरह दाखिल होने के बाद उसकी एबिलिटी इवॉल्व होकर माउंटेन बेरिंग बन चुकी थी। उसका सेमी मैकेनिकल शरीर फैंसी एबिलिटीज का मोहताज नहीं था। उसे बस एक बेहद ताकतवर बॉडी चाहिए थी। अब वो सच में ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने हाथों और पीठ से दुनिया का एक कोना थाम सकता था। हीट में एलॉय फ्रेम से हल्की सी सीटी जैसी आवाज निकली। तोड़ दो। उसने मुक्का जमीन पर मारा और उसके सामने हजारों मीटर तक जमीन धंस गई। लावा फट पड़ा और उसकी लहरें हवा में ही मुक्के की ताकत से चकनाचूर होकर आग की बारिश बन गई। दूसरे हाथ से उसने खींचा और उसके बाजू और पीठ से 5 काली चेन्स निकली, जिन्होंने 5 जू रॉन्ग वॉरियर्स के कंधों को भेदते हुए उन्हें घसीटकर उसके पैरों के पास ला पटका। अंकल यू ने गहरी दहाड़ लगाई और पैर पटका। 5 वॉरियर्स और उनके नीचे की चट्टान को धूल में बदल दिया। इसके तुरंत बाद लाइंग युए उतरी। उसका डीमन आर्मोर क्रिम्सन गोल्ड रंग का था, साफ और सटीक लाइंस के साथ उसके शरीर से बिल्कुल फिट बैठता हुआ, जिसमें एलिगेंस और जबरदस्त दबदबा झलक रहा था। उसने कोई फैंसी लॉन्ग रेंज मूव इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ सबसे सिंपल क्लोज कॉम्बैट और एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की कला को पूरी तरह दिखाया। क्लैंग की आवाज के साथ एक लंबी, पतली, जेट ब्लैक यी मेटल एलॉय स्वॉर्ड म्यान से बाहर निकली। वही प्रेशियस स्वॉर्ड लॉन्गमिंग। वो जमीन पर उतरी और शांति से चारों तरफ मौजूद झुरोंग वॉरियर्स को देखा, जो उसे घूर रहे थे। हजारों झुरोंग वॉरियर्स दहाड़ते हुए उसे घेर कर पागलों की तरह दौड़ पड़े। लाइंग युए की आंखों में कोई भावना नहीं थी। काली मार्शल आर्ट्स एनर्जी उसके शरीर से फूट पड़ी और काले एयर करंट्स बनकर उसके चारों ओर घूमने लगी। लॉन्गमिंग स्वॉर्ड को लपेटते हुए उसने गहरी सांस ली। अंडरग्राउंड दुनिया में लंबे समय तक रहने के लिए वो ऑक्सीजन कैप्सूल पहले ही ले चुकी थी और बेहतरीन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन उसे उसकी पीक कंडीशन तक पहुंचा रही थी। उसने बस इतना कहा, आ जाओ। अगले ही पल वह अपनी जगह से गायब हो गई और काली लंबी तलवार के साथ हवा में चमक उठी। अगले ही सेकंड वो सैकड़ों मीटर दूर प्रकट हुई और उसकी तलवार ऐसे चली जैसे हल्की सी हवा। भारी रॉक आर्मोर पहने 60 से ज्यादा झुरोंग वॉरियर्स एक ही झटके में 2 टुकड़ों में कट गए। ब्लेड के गुजरते ही ऐसा लगा जैसे गरम चाकू मक्खन काट रहा हो। उसकी मूवमेंट्स में जरा भी रुकावट नहीं थी। उसने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा कि क्या कोई थोड़ा मजबूत अपोनेंट नहीं है? ये तो बहुत कमजोर है। फिर उसने तलवार को देखते हुए धीमे से कहा कि गलती उनकी नहीं है, बल्कि 1 साल में वो और हम सब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। हर बार जब उसका शरीर गायब होकर फिर दिखाई देता, हवा में एक बेहद पतली, लगभग अदृश्य सफेद रेखा छूट जाती, जो एक्सट्रीम स्पीड पर घर्षण से बनी वैक्यूम ट्रेल थी।
एक सफेद रेखा हवा को चीरती और कई रॉन्ग वॉरियर्स के सिर चुपचाप उनके धड़ से अलग हो जाते। अगले ही पल उनके शरीर को एहसास होता कि संतुलन खो चुका है और वे धड़ाम से गिर पड़ते। सिर्फ 10 कदमों के भीतर लाइंग युए ने अकेले ही 100 लोगों की पूरी टीम को ऐसे खत्म कर दिया जैसे कागज काटा जा रहा हो। चैप्टर 2466 टीम स्ट्रेंथ 2। फैटिक शू ने डीमन गॉड आर्मोर के पेट वाले हिस्से को थपथपाया और बोला कि वाह, ये तो कमाल का है। अभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो केओस की दूसरी पीढ़ी बन गया हो। उसने मजाक में कहा कि वो चुपके से प्रिजनर की कॉस्प्ले करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो शक्ल, रुतबा और कदकाठी में वो झंग यी से काफी पीछे था, लेकिन आर्मोर पहन लेने के बाद न चेहरा दिखता था न शरीर, इसलिए दोनों के बीच का फर्क भी उतना साफ नहीं लगता था। फैटिक शू ने जेट सिस्टम की मदद से तेजी से नीचे उतरकर शहर के एक हिस्से में लैंड किया। उसके पैरों के नीचे उबलता हुआ लावा था, लेकिन डीमन गॉड आर्मोर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। झुरोंग क्लैन के योद्धा दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़े। फैटिक शू ने ठोड़ी ऊपर उठाई और बोला कि आ जाओ तुम सब। केओस की दूसरी पीढ़ी होने के नाते उसे डरने की क्या जरूरत है। उसके आर्मोर पर एनर्जी पैटर्न्स चमक उठे और कोर फर्नेस पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। उसने जोर से पुकारा कि इटर्निटी, फ्रीज, सबको जमा दो, किसी को भागने मत दो। उसकी देह से आइस एट्रीब्यूट एलियन एनर्जी फूट पड़ी। बर्फीली नीली रोशनी का एक घेरा उसके चारों ओर फैल गया और जहां जहां वो पहुंचा, लावा का उबलने का तापमान जबरन नीचे गिर गया। बड़े बड़े लावा क्षेत्र जमकर काले पत्थर में बदल गए। 30,000 एबिलिटी इंडेक्स वाले आइस टाइप सुपरह्यूमन के सामने तो मैग्मा का समंदर भी जम सकता था। फैटिक शू ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से आइसी ब्लू एनर्जी का तूफान निकल पड़ा। उसने चिल्लाकर ब्लिजर्ड कहा। बर्फीला तूफान चारों ओर फैल गया और एक के बाद एक विशाल नीले लोटस की तरह खिल उठा। चारों तरफ घिरे झुरोंग वॉरियर्स पल भर में जम गए और फिर फट पड़े। धमाकों की आवाज गूंज उठी, जमी हुई देहें सख्त हुई और फिर विस्फोट में बिखर गई, जैसे आग के समंदर में उल्टे हजारों फूल खिल रहे हों। फैटिक शू अपने कारनामे से बहुत खुश था। उसने कहा कि वो सच में कमाल का है, बस अफसोस यही है कि वो थोड़ा देर से ताकतवर बना। अगर 2 साल पहले ऐसा होता तो प्रिजन मास्टर उसे ही प्रिजन मास्टर कहकर बुला रहा होता। क्षु पंगजी अब पहले जैसा मोटा नहीं रहा था, हालांकि चेहरे पर थोड़ी बेबी फैट अभी भी थी। झंग यी और अंकल यू की कई साल की ट्रेनिंग के बाद उसकी शारीरिक क्षमता और लड़ाकू ताकत अब बाकियों के बराबर हो चुकी थी। उसने हवा में मुट्ठी बांधी और उसकी आइसी ब्लू शक्ति तेजी से सघन होकर 9 दांत वाले रेग का रूप ले गई। मार्शल टाइन पेंग कोडनेम वाला क्षु पंगजी गहरी सांस लेकर आगे कूद पड़ा। एक ही पल में इस विशाल लावा सिटी के चारों ओर दर्जनों किलोमीटर तक तापमान अचानक गिर गया। कई लावा झीलें पत्थरीली जमीन में बदल गई। इस पूरे इलाके में मौजूद लगभग सारे झुरोंग क्लैन वॉरियर्स, यहां तक कि कुछ व्हाइट चैरियट लेवल सुपरह्यूमन्स भी पल भर में बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। फैटिक शू से थोड़ी ही दूर ली यंगयांग हल्के से जमीन पर उतरी। गर्म हवा में उसके काले बाल लहरा रहे थे। उसका डीमन आर्मोर पतला और सलीकेदार था और सीने पर हल्की रोशनी के पैटर्न्स शांत तरीके से धड़क रहे थे। क्षु पंगजी की दबंग मौजूदगी देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए दीवानगी चमकी। आर्मो ने भले ही उसका गोल चेहरा, दाढ़ी और सफेद मोजे छिपा दिए हों, लेकिन उसकी अलग ही आभा छुप नहीं सकी। उसने मन ही मन कहा कि अब वो तियनहाई टीम का हिस्सा है। चुनले ने उसे ये मौका दिया और झंग यी ने उस पर भरोसा किया, इसलिए वो किसी को निराश नहीं करेगी। उसने अपने शरीर से बिल्कुल फिट बैठे इस ताकतवर आर्मोर को देखा। इसके साथ उसकी कॉम्बैट पावर कम से कम 5,000 और बढ़ जाती थी, जो सच में डरावना था। उसने कहा कि ये सब हम सबके बेहतर भविष्य के लिए है। इतना कहते ही उसकी आंखों में
दो अलग अलग रोशनियां चमकी। बाई आंख जलते हुए सूरज की तरह लाल थी और दाई आंख उजले चांद की तरह हल्की नीली। ब्लूबर्ड ली यंगयांग, जिसकी एबिलिटी अवतार है, देवताओं को समन करके अलग अलग शक्तियां हासिल कर सकती है। एप्सिलॉन में पहुंचने के बाद उसकी एबिलिटीज का असली रूप सामने आया था। बदलाव, यिन और यांग, यही उसकी शक्ति का सार था। वो हुएक्सू किंगडम के उन गिने चुने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में से थी जिनके पास एक साथ यिन और यांग जैसे बिल्कुल उल्टे एट्रीब्यूट्स थे। उसने धीमे से मून, सन कहा। उसका शरीर बीच से अजीब तरह से मुड़ा और फिर दो अलग अलग शरीरों में बंट गया, एक ताकतवर पुरुष और एक नाजुक स्त्री। मून स्टार लॉर्ड और सन स्टार लॉर्ड, एक ही मन और दो शरीर। पुरुष रूप वाली ली यंगयांग ने हथेली में जलती हुई आग थाम ली। लावा के समंदर के ऊपर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। स्त्री रूप वाली ली यंगयांग के पीछे एक ठंडा उजला चांद तैर रहा था। उसकी ताकत सीमित थी, लेकिन वह सन स्टार लॉर्ड को शक्ति बढ़ाने और हीलिंग देने में सक्षम थी। दोनों शरीरों के बीच एक अदृश्य कड़ी जुड़ी थी, जैसे यिनयंग के चिन्ह में सूरज को बांटती हुई रेखा। सन स्टार लॉर्ड ने एक विशाल फायरबॉल को हवा में उठाया। आसपास की धरती से मैग्मा और आग लगातार उसमें समाती गई और वो और भी बड़ा होता चला गया। बास्केटबॉल जितना छोटा गोला देखते देखते 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर और फिर 10,000 मीटर तक फैल गया। उसने कहा कि सूरज पूरी ताकत से चमके। जैसे ही वो विशाल फायरबॉल नीचे गिरा, उसकी गर्मी झुरोंग क्लैन की सहने की सीमा से बहुत आगे निकल चुकी थी। उनकी चट्टान से भी सख्त त्वचा पल भर में चटक कर फट गई। जोरदार धमाके के साथ पूरा शहर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। झंग यी के पैरों के पास से हुआ उछल पड़ी। ये म्यूटेटेड टैबी कैट छोटे से डीमन गॉड आउटफिट में थी और उसकी पूंछ के सिरे पर लगी नैनोब्लेड चांदी के अर्धचंद्र जैसी चमक रही थी। हवा में उसका आकार तेजी से बढ़ा, 100 मीटर, 200 मीटर, और वो पल भर में अपने बियाओं फॉर्म में बदल गई। उसकी पीठ से दो काली लोहे जैसी पूंछें निकली और उसका आर्मोर भी शरीर के अहम हिस्सों की रक्षा के लिए खास तौर पर बना था। ये विशालकाय जीव जमीन पर धड़ाम से उतरा। झंगी की पूरी टीम में सबसे डरावना शरीर उसी का था, इसलिए उसे किसी फैंसी सुपर पावर की जरूरत नहीं थी। उसकी एक दहाड़ के साथ जानवरों के राजा की दबाव भरी ऑरा चारों ओर फैल गई। दहाड़ से स्टंट हुए झुरोंग लोग कमजोरी से बेहोश हो गए और जो थोड़े मजबूत थे वे भी जड़ होकर हिल नहीं पाए। हुआ एक इप्सिलॉन क्लास झुरोंग वॉरियर के सामने पहुंची, सिर झुकाया और हल्की सी म्याऊ की। अगले ही पल उसने उसका सिर दांतों से काटकर पूरा निगल लिया। उसे जरा भी विरोध करने का मौका नहीं मिला। हुआ ने संतोष से अपने पंजे चाटे और फिर अगले शिकार पर झपट पड़ी। जैसे जैसे वो झुरोंग क्लैन के ताकतवर लोगों को निगलती गई, उसके शरीर पर बने पैटर्न्स और ज्यादा चमकने लगे। वो झुरोंग वॉरियर्स के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। उनके सारे हथियार उसके शरीर से टकराकर भी डीमन आर्मोर को भेद नहीं पाए, और अगर पहली परत टूट भी जाती तो उसकी मोटी और सख्त फर को भेद पाना नामुमकिन था। झंग यी की कोर टीम के सभी सदस्यों ने अपनी बेमिसाल लड़ाकू ताकत दिखा दी थी। ये देखकर डेंग शेंटोंग और बैली चेंकिंग की शैडो ट्रूप्स भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। डेंग शेंटोंग ने तियनहाई बैटल आर्मोर पहना हुआ था, जो तियनहाई सिटी का लेवल 3 बैटल आर्मोर था। भले ही वो झंग यी के टर्मिनेशन डीमन गॉड आर्मोर या अंकल यू और बाकियों के साधारण डीमन गॉड आर्मोर से काफी कमजोर था, लेकिन वह भी ये मेटल से बना हुआ था। इसकी कमी यह थी कि कोर फर्नेस को सप्लाई देने के लिए इसमें हाई लेवल एनर्जी सोर्स नहीं था। फिर भी लड़ाई में इसका इस्तेमाल शैडो स्क्वाड की अटैक और डिफेंस क्षमता को काफी बढ़ा सकता था। डेंग शेंटोंग हल्के से मुस्कुराया और बोला कि क्या वे बस यूं ही देखते रहें जब बाकी लोग यहां अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स बना रहे हों। उसकी दाई हथेली पहले ही
कमर पर लटकी ब्रूम फ्लावर से सजी वेस्टर्न स्वॉर्ड को थाम चुकी थी। उसने साफ आवाज में आदेश दिया कि शैडो स्क्वाड, सभी यूनिट्स, हमला शुरू करो। चैप्टर 2487 दी टीम स्ट्रेंथ 3। शैडो स्क्वाड के अटैक लॉन्च करते ही पूरा बैटलफील्ड ऐसा लगा जैसे उस पर एक दूसरा पर्दा खिंच गया हो। डेंग शेंटोंग ने अपना दाया हाथ उठाया। उसकी पांचों उंगलियां धीरे धीरे कमर पर लटकी तलवार ग्रिफिथ की मूठ को कसकर पकड़ने लगी। उसके लंबे बाल चांदी जैसे सफेद हो गए और उसके शरीर से अचानक पवित्र रोशनी फूट पड़ी, जो आसमान के सूरज जितनी चकाचौंध भरी थी। दी ग्रेट सुमेरु इल्यूजनरी रियल्म। उसके सिर के ऊपर से पवित्र प्रकाश का एक अदृश्य गुंबद फैल गया, जैसे एक सफेद कमल चुपचाप खिल रहा हो। उसके चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर किसी की रोशनी उससे छिन गई। आग से जलता शहर सफेद और रहस्यमयी उजाले में बदल गया और झुरुंग योद्धाओं की पुतलियों की फोकस एक साथ गायब हो गई। भले ही आग अब भी उफन रही थी और लावा बह रहा था, फिर भी सबको ऐसा लग रहा था जैसे वे एक शुद्ध सफेद दुनिया में घिरे हों, जहां सबसे तेज आग की चमक तक दिखाई नहीं दे रही थी। लाइट, आई रूल। डेंग शेंटोंग ने तलवार खींची। ग्रिफिथ के बाहर आते ही उसकी ठंडी चमक चारों ओर बिखरने के बजाय बेहद सटीक ज्यामितीय सतहों में सिमट गई, जो तिरछे क्रिस्टल प्रिज्म की तरह हवा में तैरने लगी और हर दिशा में आकाश को घेर लिया। वो शून्य में कदम रखता हुआ उन प्रिज्मों के बीच बिना आवाज के चलता रहा। उसकी गति किसी रूलर से खींची गई सीधी रेखा जैसी साफ थी। हर कदम और हर कलाई की हल्की हरकत पर तलवार की नोक से 4 दिशाओं में सफेद तारों जैसी रोशनी फूट पड़ती। एच्ड बाय द हेवेंस। जहां भी वह रोशनी गिरती, वहां झुरुंग कबीले के योद्धा चारों दिशाओं से बिल्कुल सममित कटों में कट जाते और उनकी कोर तक उन रेखाओं के मिलते ही घिसकर खत्म हो जाती। धड़कने का मौका भी नहीं मिलता। सफेद रोशनी से ढके इलाके में चारनुकीले तारे लगातार फूटते रहे। डेंग शेंटोंग अकेला ऐसा इंसान बन गया जो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था और बिजली जैसी रफ्तार से जिंदगियां काट रहा था। छोटी दूरी में हेवेंस एचिंग के सहारे उसकी गति झंग यी की स्पेस ट्रैवल के बराबर पहुंच चुकी थी। फूटते हुए चारनुकीले तारे झुरुंग योद्धाओं के लिए मौत की मशीन बन चुके थे। पिछले 6 महीनों में उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी, जो सिर्फ झंग यी के मजबूत समर्थन की वजह से नहीं, बल्कि डेंग टेक्नोलॉजी की एम्ब्रियो लैबोरेटरी की बड़ी भूमिका से भी संभव हुआ था। वो बदल चुका था। अब वो पहले वाला घमंडी नोबल युवक नहीं रहा। गर्व तो था, लेकिन अहंकार नहीं, बल्कि उसके भीतर एक राजा जैसी आभा पैदा हो चुकी थी। शहर की गलियों में आग की रोशनी अंधेरे में टिमटिमा रही थी और केवल उसके द्वारा उकेरे गए चारनुकीले तारे ही पल भर के लिए चमकते, जैसे आसमान के तारे नीचे उतर आए हों और मौत का निशान लगा रहे हों। 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम, वो प्रिज्मों के बीच चलता हुआ पूरे लावा शहर को एक खामोश शोक चित्र में बदल रहा था। झुरुंग कबीले के वे योद्धा, जिनकी दृष्टि छिन चुकी थी, न एक दूसरे को देख पा रहे थे और न ही दुश्मन की जगह समझ पा रहे थे। जब तक उन्हें मौत का एहसास होता, तब तक वे मर चुके होते। दूसरी और बैली चेंकिंग ऐसा लग रहा था जैसे कोई जागा हुआ बैटरिंग राम हो। उसने ये मेटल पल्स हैमर को कंधे पर टिका रखा था, जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन तक धंस गई। एप्सिलॉन बनने के बाद ये मेरी पहली बैटलफील्ड एंट्री है। बैली चेंकिंग ने गहरी सांस ली। उसके पीछे विशाल मैकेनिकल आर्मी कत्लेआम कर रही थी, जबकि उसके सामने अकेले झुरुंग की 3000 से ज्यादा की फौज खड़ी थी। मैं इस मैजेस्टी को साबित करना चाहता हूं कि मुझ पर लगाए गए रिसोर्सेज और मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं गए। आओ, कत्लेआम शुरू करें। उसने तियनहाई बैटल आर्मोर के इंटेलिजेंट सिस्टम को आदेश दिया। अगले ही पल उसके चेस्ट आर्मोर के भीतर एनर्जी बार एक एक कर भरने लगी और उसके हाथ का भारी पल्स हैमर गाढ़ी लाल रोशनी से थरथराने लगा। उसने कोई दिखावटी चाल नहीं चली, बस कमर झुकाई,
हाथ घुमाया और आगे कदम बढ़ाकर पूरे जोर से चार्ज करती झुरोंग फौज पर वार किया। रोर रोर रोर। झुरोंग योद्धाओं की आंखें खून से लाल थी। अपने घर उजड़ते और अपने लोगों को चींटियों की तरह कुचलते देखकर उनका गुस्सा उफान पर था। वे जान देने की कीमत पर भी दुश्मन को मारना चाहते थे। चारों ओर से हमले हुए। हथियारों की चमक और आग के तूफान एक साथ टूट पड़े। बैली चेंकी वैसे ही अडिग खड़ा रहा, जैसे वो तियनहाई सिटी की ब्लैक रोब स्क्वाड के साथ लड़ते समय रहता था। उसने बस हथौड़े को घुमाया, ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे मारा। बूम! उसकी फूली हुई मांसपेशियों से निकली भयानक ताकत ने उसके चारों ओर गोल दायरे में जमीन को चकनाचूर कर दिया और उठी शॉकवेव्स ने सारे हमलावर झुरोंग योद्धाओं को टकरा दिया। पहले वार में पूरा शहर हिल गया, इमारतें ढह गई और कई योद्धा उसी झटके में टूटकर मर गए। दूसरे वार में दर्जनों मीटर मोटी चट्टानें गिरती चली गई और पूरा शहर समतल हो गया। बहुत से झुरोंग सदस्य या तो झटके से मरे या मलबे में दबकर कुचल गए। तीसरे वार में अग्रिम पंक्ति के एलीट झुरोंग योद्धा जमीन समेत सैकड़ों मीटर हवा में उछल गए और फिर उससे भी ज्यादा जोर से नीचे पटके गए। हर वार पर धरती दर्द से कराह उठती, जैसे कोई प्राचीन दैत्य सीने से खून उगल रहा हो। भले ही वो झंग यी की टीम का सिर्फ तीसरे स्तर का फाइटर था, लेकिन बैली चेंकिंग की कुल कॉम्बैट स्ट्रेंथ पहले ही ब्लैक चैरियट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। आम लोगों और झुरोंग सेना की नजर में वह किसी डीमन गॉड से कम नहीं था। भाइयों, इन हरामियों को साफ कर दो। हाँ, वो मलबे पर खड़ा हथौड़ा उठाए हंस रहा था। एक ही झटके में हजारों दुश्मन मारकर उसका सीना गर्व से भर गया था। शैडो स्क्वाड के दोनों कैप्टन से प्रेरित होकर बाकी शैडो वॉरियर्स भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। हम पीछे नहीं रह सकते। इतने सालों की ट्रेनिंग बेकार नहीं जानी चाहिए। चलो दिखाते हैं। एक्साइयो होंगलियन आग जैसी हवा की ओर बढ़ी, होठों पर जीभ फेरते हुए। आंखों में हत्या की चमक और लड़ाई का जुनून था। उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि बहती लावा नदी के पास पहुंची और अगले ही पल अपनी पतली गर्दन उठाकर सामने की पूरी लावा धारा को मुंह से खींचने लगी। नदी का लावा उल्टे झरने की तरह ऊपर उठा और उसके गले में समा गया। अनंत लाल रोशनी को उसने अपने शरीर में निगल लिया और तुरंत ही उसकी आमोर और त्वचा के बीच चमकते मैग्मा पैटर्न्स उभर आए, जो उसकी बाहों, कॉलरबोन और कमर पर आग से खुदे डिवाइन निशानों की तरह लिपट गए। इन्फर्नल फर्नेस से इवॉल्व होकर बनी उसकी क्षमता इन्फर्नल रीइंकार्नेशन के साथ एक्साइयो होंगलियन आग की दीवानी थी, जो लपटों और ऊर्जा को निगलकर भयानक ताकत हासिल करती थी। झुरों की भूमि में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। पृथ्वी के कोर से भारी मात्रा में लावा सोखने के बाद उसका पूरा शरीर सफेद गर्म हो गया, जैसे किसी भी पल फट पड़ेगा। अब मेरी आग से झुरों की लावा को ही जला डालने दो। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट